हाय एवरीवन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं कहीं, क्योंकि इतनी रेयर कंडीशन है। मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम, यानी कि बच्चेदानी के अंदर ऐसे रेशे बन जाना जो कि वो मेम्ब्रेन जो कि बच्चे को कवर करती हैं, बच्चे को प्रोटेक्ट करती हैं। कभी कभी यही मेम्ब्रेन्स खतरनाक हो जाती हैं, इनके छोटे छोटे स्ट्रैंड्स बन जाते हैं ऐसे डंडियों की तरह, और ये बच्चे के डेवलपमेंट में दिक्कत देती हैं। बच्चे को कई बार एंटैंगल कर लेती हैं, बच्चे को फंसा लेती हैं, बच्चे के हाथ पैर उंगलियों कटने का टेंशन रहता है। तो ये बहुत रेयर है, सुनने में बड़ा डर लगता है एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम। बट अभी तक वो वीडियो बनाने के बाद मेरे पास कम से कम 3-4 बार पेशेंट्स के कॉल आ चुके हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन आ चुके हैं जिनकी की सोनोग्राफी में एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम मिला है। राइट तो ये समझ लो 10,000 में से किसी एक प्रेगनेंसी में होता है, और जनरली 99.9% ये कुछ भी नहीं करता। बट 0.1% केसेस में इतना मोटा बैंड हो जाता है, उसके ऊपर डिपोजिशन कैल्शियम का हो जाता है, तो वो थिक होता चला जाता है। एक पतला सा मेम्ब्रेन का स्टैंड इतना मोटा हो जाता है कि आपके डेलिकेट से बच्चे को दिक्कत दे सकता है। तो एंड तक जरूर सुनिएगा कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, कैसे डायग्नोज होता है, और इसके बाद क्या करना होता है। मान लीजिए बैंड बन गया या बच्चे को प्रॉब्लम हो गई तो क्या करना होता है। Hi everyone, welcome to my pregnancy course. I am your gynecologist at the doorstep. Now, इस कोर्स में बेसिकली मैंने आपको क्या बताया है, मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर अलग अलग कोर्सेज बनाए, बिकॉज आप लोगों को दूर बैठे बैठे कई बार डॉक्टर्स से बात करने का दिल करता है, आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब नहीं होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने आपको वो सारी प्रॉब्लम्स बताई है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, चाहे वो ब्लीडिंग हो, चाहे वो वॉमिटिंग हो, चाहे वो सप्लीमेंट्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो एक्सरे करवा लिया तो क्या करना है, पेट में दर्द हो रहा है तो क्या करना है, कौन सी दवाइयाँ आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे नेचुरली नॉर्मली उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर की प्रॉब्लम्स जो आप डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराते हो, डेफिनेटली इस कोर्स में मैं चेक नहीं कर रही हूँ आपको, बट मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे रही हूँ जो क्वेश्चंस मेरे पास रेगुलरली आते हैं। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी की तैयारी हो रही है बॉडी में, तो इन सब में क्या करना चाहिए। तो बेसिकली आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर अलग से लेना है, सेकंड अलग से लेना है, थर्ड अलग से लेना है। इस पूरे कोर्स का एक कॉम्बो भी है, कॉम्बो पैक भी आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मैं सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर लूंगी, पहले देखूंगी, तो आप पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर लेके देखिए। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कोर्स खरीदने के बाद वहां पर एक क्वेश्चन है, उसमें आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, चाहे वो ऑडियो में मिले, चाहे वो वीडियो में मिले, चाहे वो रिटन मैसेज में। तो अभी क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी में आ गए हैं कि हमको इतनी सारी तरह तरह की जांचें, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग के थ्रू ये सब पता चल जाता है टाइम से पहले कि अंदर क्या चल रहा है। तो जब आप सोनोग्राफी करवाते हैं, डिटेल स्कैन कराते हैं, डॉपलर कराते हैं, तो किसी अच्छी मशीन, बड़ी मशीन से कराएं जिसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी दिख जाए, जिससे हम उसको मॉनिटर कर पाए। तो एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम क्यों होता है, ये बैंड कैसे बनता है? जो मेम्ब्रेन्स आपके बच्चे को कवर कर रही है, जैसे ही बच्चा पेट में आता है तो कोरियन और एमनियन दो तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये बच्चे को कवर करती हैं। कोरियन डेवलप हो जाता है आवल में, और एमनियन बच्चे को पूरी तरह से कवर करके यूट्रस की जो दीवार है उस पर जाके चिपक जाता है। तो जब तक वो यूट्रस की दीवार से नहीं चिपकता तब तक वो ऐसे पतला सा एक झिल्ली जैसा कवर, एक थैली जैसा बच्चे को लेके चलता है। जैसे जैसे तीसरा महीना आता है ये थैली बड़े होते होते बच्चेदानी की दीवार से चिपक जाती है। यही कारण होता है कि तीसरे महीने के एंड में हल्की सी पेशेंट को ब्लीडिंग होती है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन में कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से, चोट लगने की वजह से, गिरने की वजह से, या फिर बिना किसी कारण की, कोई जेनेटिक कारण नहीं है, कोई फैमिली में रन करने वाली डिजीज़ नहीं है, कभी कभी इसके अंदर कोई टियर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप गन्ना खाते हैं, गन्ने की छिलके ऊपर से छीलते हो तो ऐसे पतले पतले स्ट्रैंड्स निकलते हैं ना, इसी तरह से एमनियोटिक बैंड के भी स्ट्रैंड्स बन जाती है। कि झिल्ली तो होती है, स्ट्रैंड बनने के बाद वो अंदर फ्लोट करते हैं पानी के अंदर। इस फ्लोटिंग बैंड के ऊपर अगर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए या और कोई कचरा, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चा यूरिन करता है, सेल्स होते हैं बच्चे के, डिस्कोमेटेड सेल्स होते हैं, वर्निक्स केजियोसा जो चिपचिपा सा मटेरियल बच्चे को कवर करता है, बच्चे के बाल होते हैं, लैन्यूगो होता है, ये सब अगर कवर करके इसको मोटा कर दिया तो ये थिक बैंड आपके बच्चे को दिक्कत दे सकता है। पहला क्वेश्चन तो आप पूछेंगे क्या मैडम इससे हम बच सकते हैं? नहीं, यह आपके हाथ में है ही नहीं, क्योंकि अंदर जाके बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं होते। पर खुशी की बात यह है कि अभी हमारे पास इमेजिंग टेक्निक्स बहुत अच्छी आ गई हैं। अभी हमको पता है कि एमनियोटिक बैंड करके एक नाम का कोई सिंड्रोम होता है, कि ऐसी चीज़ों को मॉनिटर करना होता है, क्योंकि ये बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है कि हाँ टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, तो अगर डेवलप हुई है और डायग्नोज हुआ है तो मुझे उसको इग्नोर नहीं करना है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? पहली बात तो जब ये बैंड बन गया और बच्चा आपका बन रहा है, उसी पानी के अंदर बच्चा डेवलप हो रहा है, तो ये बैंड कभी भी बच्चे के किसी भी पार्ट को पकड़ सकता है।
ठीक है। तो बच्चे की ब्लड सप्लाई में दिक्कत आ सकती है, स्पेशली अगर इसने बच्चे की कॉर्ड को पकड़ लिया या आंवल के आसपास बैंड बन गया तो वहां पर कुछ कंस्ट्रिक्शन हो गया, दब गया, तो दबने की वजह से ब्लड सप्लाई की कमी हो सकती है। तो ब्लड सप्लाई की कमी होगी तो बच्चे को ग्रोथ की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है। कॉन्स्ट्रिक्शन अगर आपको दबाव ब्लड सप्लाई पे ना आके बच्चे के किसी बॉडी पार्ट पे आ गया तो वो बॉडी पार्ट दब सकता है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे की उंगलियों में दबाव आ गया, बैंड ने बच्चे की उंगली पकड़ ली तो दबाव की वजह से वहाँ स्वेलिंग आ सकती है। इतना ज़्यादा दब सकता है कि बच्चे की उंगली कट सकती है। बच्चे का हाथ अगर उसने दबा दिया, पकड़ लिया तो वहाँ से कट सकता है। ये बहुत ही रेयर होता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि बैंड इतना थिक हो जाता है कि कट सकता है, बच्चे का हाथ कट सकता है, उंगली कट सकती है, बच्चे के पैर पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो या तो दबाव आ सकता है जो स्वेलिंग कर सकता है, इंडेंटेशन बन सकता है, या फिर ब्लड सप्लाई रुक सकती है, या फिर ये एम्पुटेट कर देता है, काट ही देता है उस पार्ट को, या फिर कभी कभी डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे का पैर टेढ़ा हो गया, बैंड की वजह से बच्चे का पैर जो ऐसे ऐसे रखता है उसकी जगह ऐसे हो गया या ऐसे हो गया, या बच्चे की यहाँ पर लिप्स पे कट आ गया। अब क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जनरली एनॉमली स्कैन में दिख जाता है। डिटेल स्कैन में अगर डॉक्टर बहुत ढंग से देखते हैं तो उनको पूरा कटा हुआ दिख जाता है, बट नहीं दिखता है तो आगे जाके इसकी सर्जरी आराम से हो सकती है, प्लास्टिक सर्जन रिपेयर कर सकते हैं। बट एमनियोटिक बैंड की वजह से भी ये होता है। कई बार क्रेनोफेशियल एब्नॉर्मलिटीज होती है, फेस के डेवलपमेंट में, आंखों के डेवलपमेंट में दिक्कत आ सकती है। और जैसे कि मैंने बताया अगर सब कुछ सही है, बच्चे की बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ग्रोथ प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि प्लासेंटा पे अम्बिलिकल कॉर्ड पे हल्का सा दबाव आ सकता है। डायग्नोसिस कैसे बनेगी? मान लीजिए आपको पता चल गया, आपके डॉक्टर ने लिख दिया कि मुझे एमनियोटिक बैंड दिख रहा है, वो उन्होंने सिंपल 2D अल्ट्रासाउंड में देखा, फिर उसको 3D अल्ट्रासाउंड में देखना चाहिए। आपको कहीं ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें हैं। 3D अल्ट्रासाउंड हो गया, 3D अल्ट्रासाउंड में ठीक से क्लियर नहीं दिखा तो अब तो 4D अल्ट्रासाउंड्स भी आ गए। तो 4D अल्ट्रासाउंड सबके पास नहीं होते, बहुत महंगी मशीन है, उसमें चेक करा लो। प्रॉपर सोनोग्राफी कराओ, प्रॉपर मॉनिटरिंग कराओ देखने के लिए कितना मोटा हो रहा है और बच्चे के किस बॉडी पार्ट पे इफेक्ट आ रहा है। और अभी आजकल फीटल एमआरआई भी आ गया है। फीटल एमआरआई यानी कि बच्चा जो पेट के अंदर, उसको हम फीटस बोलते हैं, वो बेबी नहीं है, फीटस है। उस फीटस का एमआरआई, आपकी बॉडी का एमआरआई तो होता ही है, बच्चे का भी एमआरआई होता है। तो बच्चे के एमआरआई से हमको क्लियरली पता चलेगा कि बच्चे की किसी बॉडी पार्ट पे दबाव या कटना या उसका कोई खराब होना या उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी आना, ये तो नहीं हो रहा है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, डरना नहीं है, सुन के वीडियो डरना नहीं है कि एमनियोटिक बैंड बन गया तो कुछ हो ही जाएगा। पहली बात है एमनियोटिक बैंड बहुत रेयरली दिखता है, बहुत रेयरली डायग्नोसिस में बनता है। मैंने अभी तक 3 या 4 केसेस ही देखे हैं जिनमें कि मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं, या तो फ़ोन पे पेशेंट ने बात करी है या मेरे पास रिपोर्ट लेकर आए हैं। तो अगर डायग्नोज हो गया, ठीक है, पहली बात तो बहुत रेयर है, अगर डायग्नोज हो गया तो मान के चलो बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि ये प्रॉब्लम करे, 99.9 कुछ नहीं होता। बट अगर बन गया तो क्लोज मॉनिटरिंग जरूरी है। प्रॉपर अल्ट्रासाउंड जैसे कि बताया 3D 4D या फीटल एमआरआई अगर डॉक्टर बोल रहे हैं तो कराना जरूरी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर्स इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि पेट के अंदर ही वो एमनियोटिक बैंड को काट सकते हैं लेज़र के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल TTTS जो होता है, ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, 2 बच्चों के बीच में कनेक्शन बन गया, उसको अंदर लेज़र से काट सकते हैं। तो इस तरह की सर्जरीज को हम बोलते हैं फीटोस्कोपिक सर्जरीज, इंट्रायूट्राइन सर्जरीज। इस तरह की केसेस में कभी कभी ये करना पड़ सकता है। डिलीवरी के बाद अगर आपको दिख रहा है बच्चे में डिफॉर्मिटी है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन इसमें हेल्प करेंगे। क्लब फुट है या बच्चे का एम्पुटेशन हो गया है या बच्चे को कोई डिफॉर्मिटी हो गई है तो उसके लिए सर्जरीज डिलीवरी के बाद हो सकती है। तो ध्यान रखिए, कोई भी प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं है, सबकी प्रेगनेंसी की जर्नी अलग होती है। हर एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम प्रॉब्लम नहीं करता है। इस तरह की काफ़ी सारी सपोर्ट सिस्टम्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम हुई थी तो आप डेफिनेटली इमोशनल सपोर्ट लेने के लिए वो सिस्टम्स और वो कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियोस सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए होते हैं, डराने के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पिछले 6 साल से मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियोज़ लेकर आती रही हूँ और अभी भी आती रहूँगी, आगे भी आती रहूँगी। मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन करने के लिए आप इंडिया में या इंडिया से बाहर बैठे बैठे वीडियो कॉल या वॉइस कॉल के थ्रू इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मान के चलिए सेम डे अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल होता है, नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे 2 दिन के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। मेरी वेबसाइट पे भी आप डायरेक्टली जाके कंसल्ट डॉक्टर सोनल पे पेमेंट कर सकते हैं, बट वो पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट हमको इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।